हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 2, मई जून 2022। टाइम जोन 2 का पेपर है, ठीक है। मई जून 2022 और टाइम जोन 2 है। ये टाइम जोन 1 का पेपर हमने कर लिया है पहले। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टाइम जोन 2 का पेपर नंबर 2, राइट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम स्टार्ट करते हैं। इन 2021 द कॉस्ट ऑफ posting a letter was 84 cents, right? A company posts 1950 letters. Find the cost in dollars to post these letters. तो एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 84 सेंट्स यूज 84 सेंट्स में एक पार्सल जो है वो पोस्ट होता है। तो 1950 में कंपनी पोस्ट 1950 लेटर्स, ठीक है। इतने सारे लेटर्स उन्होंने पोस्ट किए। तो फाइंड द कॉस्ट इन डॉलर्स। अब ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा है। पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से 84 सेंट्स मीन अगर इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 0.84 डॉलर होंगे। बिकॉज $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स, ठीक है ना। डॉलर पहले लिखना था मुझे। $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स, ठीक है ना। तो 0.84 डॉलर है एक लेटर के पोस्ट करने के, और 1950 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1950 से। जो भी आंसर है वो आपने यहाँ पे लिख देना, खुद ही आप इसको लिख देना। इन सेकेंड पार्ट द कॉस्ट इन 2022 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स, ठीक है। पहले 84 सेंट्स थी, अब 96 सेंट्स होगी। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर। तो अभी जो कॉस्ट हो रही है उसको पोस्ट करने की, आपने जो परसेंटेज इंक्रीज होगी, तो पहले था 84 सेंट्स, ठीक है ना। अब है 96 सेंट्स। तो इंक्रीज कितना हुआ, कितना वैसे परसेंटेज में इंक्रीज होने से पहले आप वैसे नंबर में इंक्रीज बताएं। 96 माइनस 84 मीन कितना इंक्रीज हो गया, 12 सेंट्स इंक्रीज होगी प्राइस, ठीक है। तो 12 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, बेसिकली प्राइस थी 84। 84 से $12 इंक्रीज होगी, तो 12/84 इंटू 100 आप कर देंगे। जो भी आंसर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। 6 2 12, 100/7 देख लें कितना आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। गिव मी अ मिनट, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 100 इट इज 14.285 है। तो 14.285 भी लिख सकते हैं, 29 भी लिख सकते हैं। अगर 5 को आप राउंड ऑफ करेंगे 14.29% इसका आंसर आ जाएगा, सही है। उसके बाद आगे चलें जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। कास्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स, ठीक है। कास्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स। 15% डिस्काउंट व्हेन मंथली पोस्टिंग इज मोर देन $1000। इसको मैं पहले इसका रीलोड कर लूँ ताकि, अच्छा जी, देखिए जरा यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम ये देखें तो इसमें आ रहा है जी, कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स, ठीक है। 96 सेंट्स में एक लेटर कॉस्ट होता है। ये पहले मैंने किया हुआ था, तो वहीं से ये दोबारा बार बार आ रहा है। एक मिनट कह रहे हैं इसको, मैं नहीं हो रहा क्लियर। चलें, कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स। एक लेटर को कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज 96 सेंट्स है। 15% डिस्काउंट व्हेन मंथली पोस्टिंग इज मोर देन $1000, ठीक है ना। 15% डिस्काउंट दिया गया व्हेन मंथली पोस्टेज इज मोर देन $1000। अब ये मैंने क्लास में किया था, तो ये वही क्वेश्चन उसकी वर्किंग यहाँ पर भी हुई है। देखते हैं आप इधर से 96 सेंट्स का लेटर जो है उसको पोस्ट किया जाएगा। 15% डिस्काउंट तब होगा जब मंथली पैकेज पोस्टेज जो होगी वो मोर देन 1000 होगी। अगर 1000 होगा तो भी उस पर डिस्काउंट नहीं होगा। अगर 1000 से ऊपर हो जाएगी तो ओवरऑल जितने भी पैसे होंगे उन सारी अमाउंट के ऊपर 15% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर है कंपनी ए पोस्ट
1200 letters in 1 month, right? Company B posts fewer letter than company A in the same month. Company A and company B each pay the same amount to post their letters that month. Find the number of letters company B post in that month. अब देख ले जरा इधर, कंपनी ए ने पोस्ट किया 1200 लेटर्स इन 1 मंथ, तो मैंने लिखा कंपनी ए 1200 लेटर पोस्ट कर रही है और ईच लेटर की जो कॉस्ट है वो 0.96 है, ठीक है। तो 1200 इंटू 0.96 बन जाता है $1152, ठीक है। ये इतना उनको कंपनी ए ने पे किया। बिकॉज ये प्राइस आपके पास $1000 से ज्यादा है, 1152 मीन 1152, तो 1000 से ज्यादा है, तो आपने इसके ऊपर 15% डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। तो अब आपने इसका डिस्काउंट देखा 15% ऑफ 1152 कितना होगा, तो ये यहाँ पे 15% ऑफ 1152 कितना होता है, 15% का मतलब क्या होता है, 15% मीन 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1152। ये अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा $172.8, ठीक है ना। ये इतना तो डिस्काउंट दिया जाएगा। अब इस डिस्काउंट को आपने प्रीवियस अमाउंट से जो कि इनकी बन रही थी 1152 उसमें से माइनस कर दोगे, माइनस 172.8 करोगे, तो अब जो कंपनी ने पे किए हैं वो पे किए हैं $979.2, सही है। कंपनी ए ने जो पे किए हैं वो $979.2 पे किए हैं 1200 लेटर्स का। इनका बिल 1152 था, ये इनका बिल था, बट इन्होंने इस बिल से कम इसलिए पे किया कि कंपनी ने डिस्काउंट दिया हुआ था कि अगर आपके पास $1000 से ज्यादा हो जाएगा तो हम 15% डिस्काउंट देंगे। तो 15% डिस्काउंट के बाद इनको अब पे करने पड़ रहे हैं $979.2, सही है। अब उसी वक्त वो कह रहे हैं कि कंपनी बी पोस्ट फ्यूअर लेटर देन कंपनी ए। अब कंपनी बी जो है वो कम लेटर पे कर रही है, कम लेटर पोस्ट कर रही है, सॉरी, कंपनी बी कम लेटर पोस्ट कर रही है और उसका बिल ऑब्वियसली कम आया है। तो उसका बिल, उसके लेटर कम पोस्ट हुए लेकिन बिल उनका भी एग्जैक्टली सेम आया $979.2। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी $1000 से ज्यादा बिल बना ही नहीं है, उनको ऑलरेडी 979 था। कंपनी ए का बिल, एक्चुअल बिल तो कुछ और था, डिस्काउंट के बाद ये बना, लेकिन कंपनी बी का ऑलरेडी इतना ही बिल बन रहा है $979.2, ठीक है। तो अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि कितने लेटर इन्होंने पोस्ट किए होंगे, तो ऑब्वियसली एक लेटर पोस्ट करने की कॉस्ट कितनी है, 0.96। तो अब आप 0.96 को इससे डिवाइड कर दें, 979.2 डिवाइडेड बाय 0.96, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 1020 के 1020 लेटर पोस्ट किए हैं कंपनी बी ने। और यही क्वेश्चन था कि फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स कंपनी बी पोस्ट इन दैट मंथ, वो अब आपके पास यहाँ पे आ गया $1020, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? तो ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन इधर इसलिए रह गया है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको सॉल्व किया। ऊपर के क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिए थे लेकिन ये उनसे नहीं हो रहा था। और नेक्स्ट पे चलें। देखें जी, नेक्स्ट है इन 2022 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल विद अ मास ऑफ 1 kg और लेस इज $4.60। 2022 में द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल विद अ मास ऑफ 1 kg और लेस इज, ऑब्वियसली मास के हिसाब से भी उसकी पोस्टिंग होती है, तो अगर 1 kg है या उससे कम है तो $4.6 है। द कॉस्ट इंक्रीज बाय $1.10 फॉर ईच एडिशनल 0.5 kg। उसके ऊपर जितनी भी उन्होंने प्राइस दी है उसके ऊपर एडिशनल 0.5 kg लगेगा। तब वो कैसे लगेगा जी, वो देख लें आप जरा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल विद अ मास ऑफ 3.5 kg। जब एक पार्सल की मास ही 3.5 kg है तो उसके ऊपर उनको क्या कॉस्ट आएगी। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, शायद आपको ये नजर ना आए, समझ में नहीं आए, देख लें इधर। ओके जी, द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल विद अ मास ऑफ 1 kg और लेस इज 4.6। अब 1 kg पे तो 4.6 हो गया, अच्छा, और एडिशनल $1.10 होंगे फॉर ईच एडिशनल 0.5। तो अगर 1 kg का था, 1 kg के ऊपर आपने लगा दिया $4.6, 1.5 kg का जैसे हुआ तो 4.6 में आपने ऐड कर दिया प्लस 1.10, ठीक है।
अच्छा 2 kg पे फर्दर इसके ऊपर ऐड कर दिया, तो आपने एडिशन कितने पे की? 2 पे की, 2.5 पे एडिशन की, फिर 3 पे की, फिर 3.5 पे की। तो कितनी दफा एडिशन की? 1 2 3 4 5, ये इतनी जगह पे 5 टाइम्स आपने, 1 टाइम, 2 टाइम, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तकरीबन 5 टाइम्स आपने 1.10 को ऐड किया है। तो 5 टाइम्स आपने इसको ऐड किया है, तो बेसिक कॉस्ट थी 4.6, प्लस 5 टाइम्स इसके अंदर ऐड कर दोगे 1.10 को, जो भी आंसर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। 4.6 प्लस 5.50, तो 0, 6, 5, 11, $10.10, ठीक है ना। $10.10 की कॉस्ट आ जाएगी पोस्ट करने की। डी पार्ट पे चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ गया होगा आपको। कॉपी कर लें, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। डी पार्ट है, the cost of posting parcels increased by 7.2%. पार्सल पोस्ट करने की कॉस्ट जो है, the cost of posting parcels increased by 7.2%. After the increase, the cost of posting a parcel is $13.40. Calculate the original cost of posting this parcel. अच्छा, $7.20 उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी है, ठीक है ना। 7.2% इंक्रीज होगी। आफ्टर द इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल इज 13.40। अच्छा, अब इसको देखिए हमेशा कि ओरिजिनली इसकी कॉस्ट क्या आती है एज अ परसेंटेज। इन परसेंटेज अगर आप देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इन परसेंटेज स्टार्ट में मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि 100% है। हर चीज अपने बेसिक्स के अंदर 100% होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 100% थी और प्राइस इसकी कितनी थी? उस वक्त इसकी प्राइस थी 13 पॉइंट, सॉरी नहीं, उस वक्त प्राइस हमें नहीं मालूम। उस वक्त प्राइस आप लिख लो, जब प्राइस इंक्रीज नहीं हुई थी उस वक्त थी एक्स। इंक्रीज के बाद अब ये कह रहे हैं ना इंक्रीज बाय 7.2, तो ये 100 के अंदर आप ऐड कर लो तो 107.2 इंक्रीज हो गई। और इंक्रीज होने के बाद जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 13.40, ठीक है। तो जब इंक्रीज नहीं हुई थी, ये तो इंक्रीज हो गया ना 7.2, जब इंक्रीज नहीं हुई थी 100% पे प्राइस क्या थी? एक्स थी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 को 13.4 से मल्टीप्लाई करें, 100 इंटू 13.40 इज इक्वल टू 107.2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्लियर हो गया? अब आप इसको आगे कैलकुलेट कर लो, तो ये बन जाएगा आपके पास 1340 इज इक्वल टू 107.2 इंटू एक्स। इसको इधर शिफ्ट कर दें, 1340 डिवाइडेड बाय 107.2। तो ये जो भी आंसर है वो आपने यहाँ लिख लेना है और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। 1340 डिवाइडेड बाय 107.2, दिस इज इक्वल टू 12.5। ओरिजिनल कॉस्ट जो आई वो थी $12.5, ठीक है ना। 100% पे ओरिजिनल प्राइस थी एक्स, फिर आपने 7.2% इंक्रीज कर दिया तो 107.2, और अब जो प्राइस आ गई वो 13.4। अगर लेट सपोज वो ही कह देता है कि डिक्रीज हो रही है प्राइस, ठीक है ना, तो आप 100 से माइनस कर देते हैं। फर्स्ट करें वो कहते हैं $10 डिक्रीज हो रही है, 10% डिक्रीज हो रही है, तो आप 10% डिक्रीज होने का मतलब है कि 100 है तो आप इसको 90 कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी पार्ट आपका हो गया। आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि आप कैम्ब्रिज वाले बहुत इजी क्वेश्चन देने लग गए हैं पेपर 2 के अंदर भी। अब इसके अंदर कुछ भी पेपर 2 से रिलेटेड नहीं है, ये पेपर 1 में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन को पेपर 2 में पुट किया हुआ है। हाउएवर कैसे होगा? फाइंड क्यू व्हेन ए इज 23 एंड पी इज 5। सो ए की जगह आप लगा दें 23 इज इक्वल टू 3, पी की जगह आ गया 5 प्लस क्यू, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन है सीधी सीधी, 5 3 15 प्लस क्यू। 23 में से आप 15 को माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वो होगा 8, वो आपने यहाँ लिख देना। 2 मार्क का क्वेश्चन है। अस्तगफुरुल्लाह, इट्स क्वाइट सिंपल, बिल्कुल इजी इजी 2 नंबर आपको इस काम के मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, मुझे यकीन नहीं आ रहा है इतना इजी इसकी मार्किंग की। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। 2 और 2x प्लस 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्सपेंड कर दें। 2 2 4x प्लस 5 2 10, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा x से, देन 3 मल्टीप्लाई होगा -6 से, प्लस 3x माइनस 18,
4x प्लस 3x बिकम 7x, 10 माइनस 18 हो जाता है -8। 7x माइनस 8 आपका आंसर आ गया यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। सॉल्व 5y प्लस 3, ये भी बहुत सिंपल है। इसके अंदर सॉल्व का मतलब होता है कि जो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर है उसको आप उसकी वैल्यू निकाल लें। तो क्या वेरिएबल है? 5y, y है वेरिएबल। 3 को उधर शिफ्ट किया, माइनस हो गया। फिर 5 को भी शिफ्ट कर दिया, वो डिवाइड हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा। तो y का आंसर आ रहा है -2/5। 2 मार्क्स आपको इस वर्किंग के भी मिल गए। चलें जी आगे चलें। फिर है उसके बाद फैक्टराइज 12r² माइनस 8rs। इसके अंदर अगर आप देखो तो क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में 4 तो हमें सीधा सीधा कॉमन नजर आ रहा है। मैक्सिमम कॉमन देखते हैं आप। 4 3 12, 4 2 8, 4 कॉमन है और इसके अलावा r भी कॉमन है। अब देखें 4 3 12 और r² में से r निकल गया तो खाली r रह जाएगा। -4 2 8 और r ऑलरेडी आ चुका है, पीछे रह जाएगा s। ठीक है? तो फैक्टराइजेशन का बेसिक लॉ ये होता है कि अगर कुछ कॉमन नजर आए तो आपने वो कॉमन तो पहले लेना है। तो हमें कॉमन नजर आ रहा था, कॉमन हमने इसमें से ले लिया, तो पीछे हमारे पास ये बन गया, वो हमने इसको लिख लिया। ये इसके फैक्टराइजेशन हो गई। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाए जी, रीअरेंज a इज इक्वल टू 3b टू मेक b द सब्जेक्ट। बी को सब्जेक्ट बनाने के लिए बी के साथ जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, वो सब उधर भेज दें। बी के साथ उसका कोफिशिएंट है 3, उसको सब शिफ्ट कर दें। यहाँ 3 बी से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा a/3। तो बी का आंसर हो जाएगा जी बी इज इक्वल टू a/3। ठीक है? ये एक नंबर आपके पास यहाँ से भी आ गया। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास देखें, आप देखें वो पिछला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था क्योंकि स्टूडेंट्स ने कर लिया था। इसमें उनको इश्यू था तो ये मैंने उनको करवाया था वहां पर। और ये यहाँ से रेज नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा रेज। चलो बारह इसी को करते हैं। देखो, अ 5-sided स्पिनर इज नंबर्ड 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है? द टेबल शोज द रिजल्ट्स फ्रॉम स्पिनिंग द स्पिनर 200 टाइम्स। आपने स्पिनर को 200 टाइम्स जो है वो स्पिन किया। जब 200 टाइम्स आपने स्पिनर को स्पिन किया तो उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि आपके पास वन जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही 51। वन की फ्रीक्वेंसी 51 का मतलब ये होता है कि वन जो है वो 51 टाइम्स रिपीट हुआ है। जब आपने स्पिनर को स्पिन किया और टू कितनी दफा आया उन्होंने नोट किया, उन्होंने कहा 219 टाइम्स आया, 328 टाइम्स आया, 435 टाइम्स है। ये सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी है। ठीक है? तो अगर ये सारी फ्रीक्वेंसी लिख दी है तो अब इसको आप आगे सॉल्व किस तरह से करेंगे? देखें इधर, इसको आप सॉल्व इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि a pie chart is drawn to show this information. Calculate the angle of the sector representing the number 4। 4 को आप बताएं जी कि पाई चार्ट जो आप बनाओगे, पाई चार्ट कैसे होता है? सर्कल बना होता है। ठीक है? उस सर्कल में ऑब्वियसली वन की भी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक सेक्टर होगा। 2 नंबर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 19 थी, उसके हिसाब से एक सेक्टर होगा तो हर नंबर के हिसाब से एक एक सेक्टर बना होगा। आपने उस सेक्टर को देखना है कि क्या है। अब यहाँ पे इशू ये है कि आपके पास 4 जो नंबर है उसकी कितना आ रही है? 4 को अगर आप देखो तो 4 की फ्रीक्वेंसी आ रही है 35। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी इन सब की है कि सारी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करो तो सम ऑफ f इज इक्वल टू 200। क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया हुआ, फ्रॉम स्पिनिंग द स्पिनर 200 टाइम्स। टोटल स्पिनर को 200 टाइम्स स्पिन किया गया है। सही है? अच्छा, अब ये है कि अगर 200 टाइम्स स्पिनर को स्पिन किया गया है तो यहाँ पे कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर 4। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि जिस नंबर की भी बात हो रही है उसका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है 35 अपॉन टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी उसकी अपनी 35 और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 200 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे क्योंकि आप बात कर रहे हो एक सेक्टर की, एक सर्कल के अंदर बनाना है। तो सर्कल में एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है? तो मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे, इसको कैलकुलेट करोगे और आंसर इसका आएगा 63 डिग्री। ये पहले से लिखा हुआ था मैंने। ठीक है? एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। 2035 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 200, जी हाँ 63 डिग्री आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 63 डिग्री। ये आपने यहाँ पे लिख दिया। इसकी वर्किंग, 2 नंबर की वर्किंग बहुत सिंपल थी। इसको मल्टीप्लाई बाय 360
ये जहन में रखिएगा, क्योंकि पाई चार्ट की बात हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई बाय 360 करना है। अगर परसेंटेज फाइंड करनी होती फॉर एग्जांपल, तो 35/200 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज आउट ऑफ 100 होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। लेकिन अगर आप पाई चार्ट बना रहे हो और आपको सेक्टर फाइंड करना है, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 360 करते हैं। सही है जी, आगे चलें। ये सिर्फ मैंने आपको वैसे केस समझाया कि अगर ऐसा हो तो ये करेंगे। नाउ इसी का सेकंड पार्ट है, यूज द रिजल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन 3। स्पिनर 3 पे लैंड करे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 3 पे आने की प्रोबेबिलिटी है, जो 3 पे आया है वो 28 है, और आउट ऑफ टोटल कितनी है 200, तो आप यहाँ लिखोगे 28/200। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, अदरवाइज यहाँ पे भी सही है, क्योंकि सिंप्लीफाइड उसने बोला नहीं है। ठीक है ना, उसने नहीं कहा कि यूज द रिजल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, उसने कहा टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी, बस वो आपने बता दिया 28/200। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, यूज द रिजल्ट्स टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन अ नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ 3। हाँ जी, स्पिनर ऐसे नंबर पे लैंड करे कि जो 30 का फैक्टर हो, 30 का फैक्टर हो, यानी कि 30 के फैक्टर में आता हो। तो आपको पता है 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, कोई भी नंबर हो 1 तो फैक्टर है ही हर नंबर का। अच्छा, 30 के फैक्टर्स में 2 भी आता है, 30 के फैक्टर्स में 3 भी आता है, 3 10 30 होता है, 5 भी आता है, 5 6 30। तो एक्सेप्ट 4 बाकी सारे के सारे जो हैं वो, यानी स्पिनर कहीं पे भी रुके 4 के अलावा, वो 30 का फैक्टर्स होगा। 1 पे रुके वो भी 30 का फैक्टर है, 2 पे रुके वो भी 30 का फैक्टर है, 3 पे रुके वो भी, 5 पे रुके वो भी। तो सिर्फ 4 नहीं है फैक्टर, तो 4 को बीच में से हटा दें, यानी 4 की फ्रीक्वेंसी आती है 35, तो 35 को बीच में से हटा दें आप। तो 200 माइनस 35 करें, 200 माइनस 35 करें तो ये बन जाता है 165। तो 165/200 कर दें, ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हेन लैंड्स ऑन अ नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ 30, 165/200। बस ये आपने यहाँ पे आंसर लिख देना है। डी पार्ट है जी, द स्पिनर इज spun 300 times, estimate the number of times it lands on an even number। 3000 टाइम्स स्पिनर को अब स्पिन किया जा रहा है। ठीक है, अब आप एस्टिमेट करें द नंबर ऑफ टाइम्स इट लैंड्स ऑन एन इवन नंबर, अगर वो इवन नंबर पे लैंड करेगा इसकी कितनी पॉसिबिलिटी। अब हमने तो ऊपर क्वेश्चन ये है 3000 की बात कर रहा है, जरा गौर से सुनिए। यहाँ पे डेटा जो दिया गया है वो 200 टाइम्स का, यानी स्पिनर को आपने 200 टाइम्स अगर स्पिन किया, तो वो उसने ये डेटा बता दिया कि 200 टाइम्स अगर स्पिनर स्पिन होता तो ये आता है। 3000 टाइम्स अगर स्पिन होगा तो उसका कैसे हमें पता चलेगा। इसी को हम सपोज करते हैं कि यही स्पिनर है और इसी प्रोबेबिलिटी से आगे नंबर बनते हैं। ठीक है ना, इसी प्रोपोर्शन से 1 की फ्रीक्वेंसी आती है, बढ़ती है, इसी प्रोपोर्शन से 2 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी इसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होती है। हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं, इट्स नॉट एक्यूरेट, बट उसने कहा एस्टिमेट करें। ठीक है ना, तो इवन नंबर आए, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं जी। इवन नंबर आपके पास एक तो 2 है इवन नंबर, और एक 4 है इवन नंबर। 2 की फ्रीक्वेंसी है 19 और 4 की फ्रीक्वेंसी है 35। ये 19 है 2 की, और दूसरा इवन नंबर 4 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 35। दोनों की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो, 19 प्लस 35, ये मैंने पहले से किया है। 19 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 35 हो गया 54। ठीक है, 19 प्लस 35 दिस इज इक्वल टू 54। तो 200 टाइम्स में मैंने कहा कि 54 टाइम्स वो हैं जब स्पिनर एक इवन नंबर पे रुका। गौर से सुनो, 200 टाइम्स स्पिनर को स्पिन किया गया, जिसमें से इवन नंबर पे जब स्पिनर आके रुका तो वो 54 इवेंट से जब इवन नंबर पे आकर रुका, 54 टाइम्स इवन पे रुका। तो उसी प्रोपोर्शन से आप 3000 पे ले जाओ कि अगर 200 में 54 आया तो 3000 में कितनी दफा आएगा, एक्स टाइम आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू एक्स, 3000 इंटू 54 आपने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और आंसर आ गया 810। ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो मल्टीप्लाई होता है, ये जो लाइन्स मैंने इस तरह करके डाली है, इनवर्स में ही आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन अभी इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। कैलकुलेट किया आपने, आंसर आ गया 810। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लें आप इसकी भी।
कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। चलें नेक्स्ट पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में ये कह रहे हैं कि जी ये आपके पास एक डायग्राम है। द डायग्राम शोज अ पेंटागन, ऑल द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स। तो ये सारी लेंथ सेंटीमीटर्स के अंदर गिवन है आपके पास। ऑल द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पेंटागन। आपने इस एरिया, इस पेंटागन का एरिया फाइंड। पेंटागन 5 साइडेड शेप है, तो वो आपको नजर आ रही है। 1 साइड, 2, 3, 4, 5 साइड इसकी कंप्लीट है। तो वो मैं ये करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये आपने इसको कट किया यहाँ से। फर्ज करो जी एक रेक्टेंगल आपने बना दी यहाँ पर। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पेंटागन। अगर आप ये एक एरिया हो गया, दूसरा उसके बाद ऊपर ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है ना। ये लाइन सीधी बना लूँ। ठीक है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल होगी और उसके बाद ऊपर जो चीज आ रही है वो आपके पास आ रही है ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपीजियम है। टी फॉर ट्रेपीजियम, आर फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना है? लेंथ इंटू विड्थ। मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ठीक है। रेक्टेंगल की लेंथ है 4 × 9, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 4 × 9 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो अब आप जरा अगर देखो ये ट्रेपीजियम में देखो तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? एक 12 है और एक 4 है, ठीक है ना। ये 4 है तो ऊपर ये भी 4 ही होगा। और ये जो हाइट बन गई कितनी आती है? 9 तो यहाँ तक है, टोटल 15 है, तो 15 - 9 कर दो तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 12 और हाइट है इसकी 6, तो 4 × 9 = 36 प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक 4 थी और दूसरी थी 12, 4 + 12 और इसकी हाइट आ रही थी हमारे पास कितनी? 6, तो मैंने हाइट की जगह यहाँ लगा दिया 6। 2 8 2 3 6, ठीक है जी। तो ये बन गया 36, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 36 प्लस 12 + 4 हो जाता है आपके पास 16, 16 3 48। इन तीनों को ऐड कर लो, 8 + 6 9 10 84 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, लेट मी चेक। जी बिल्कुल सही है, ठीक है। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है। ये आपने पेंटागन का एरिया आ गया आपका। 2 मार्क का क्वेश्चन है, सही है ये भी। अच्छा, उसके बाद देखिए फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पेंटागन। इसका पेंटागन का आपने पैरामीटर फाइंड करना चाहिए। पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे आप? अब ये पेंटागन का पैरामीटर फाइंड करना। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स की अगर आप बात करो तो इश्यू ये है कि आपके पास एक साइड नहीं है। कौन सी साइड नहीं है? देखो जरा इधर, इसको मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसमें एक साइड है 4, एक साइड है 12, 9 है। ये जो साइड है बीच में, ये साइड मिसिंग है, इसको फाइंड करना आपने। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो साइड को आप फाइंड करें, सारा काम है साइड को फाइंड करना। बाकी जैसे साइड फाइंड हो जाएगी तो आपके पास कोई इशू नहीं है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको फाइंड करने का मेथड क्या है? इसको फाइंड करने का मेथड ये है कि आप यहाँ पे ये देख लो कि ये ट्रेपीजियम जो था इसके अंदर, क्योंकि ये ट्रेपीजियम था, मैंने कहा था कि ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम का एरिया आपके पास कितना आया था? इस ट्रेपीजियम का एरिया आया था 48 डिग्री। अगर पिछले क्वेश्चन में आप देखो तो ट्रेपीजियम का एरिया था 48 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ट्रेपीजियम का एरिया अगर 48 था तो इस एरिया को मैं एक और मेथड से भी तो फाइंड कर सकता हूँ ना। दूसरा मेथड क्या है? फर्ज करो मैं यहाँ से इसको यूं करूं कि लेट सपोज कि जी मैं इसको एक और रेक्टेंगल और एक और ट्राइंगल बना लूं। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है तो इसमें से रेक्टेंगल का एरिया कितना है? ये 4 है, ये साइड 6 है, तो 4 × 6 कितना हो गया? 24। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था हमारे पास 48, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में 48। अच्छा, ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल इसको मैं कह देता हूँ टी, टी फॉर ट्राइंगल, एरिया ऑफ टी,
एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कितना है, 48 माइनस 6 4 24। आपने इस रेक्टेंगल को माइनस कर दो तो ये बन गई 6 4 24। तो 48 में से अगर आप 24 निकाल दो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ जाता है 24। सही है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास अगर 24 आ जाता है तो अब आपको ये चेक करना है कि ये साइड कितनी है। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम ये कर देते हैं कि लेट सपोज 20, ये 12 है, ये पूरी साइड 12 है, 4 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, 12 है ना पूरी साइड, 4 यहाँ तक है, ये साइड आ गया आपके पास 6, 8 है इधर, ये 6 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ आपके पास ऑलरेडी इधर गिवन है, तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर इस साइड को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे लगाएंगे, 90 के ऑपोजिट है ये साइड आपके पास, आप इसको कहोगे। अच्छा, इसमें एरिया अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई इशू नहीं था, एरिया के बगैर भी आ सकता था, डायरेक्ट इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाते, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल में वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं थी, ये नहीं करते आप, एरिया वगैरह से नहीं आ रहा था। इसको डायरेक्ट आप इस तरह से देख लो, जिस तरह ये कट करें तो ये 15 है तो 6 इधर है, 9 इधर है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। एग्जाम में भी अगर आपको ऐसा हो कि यार ये तो मैं एरिया तो मैंने गलत फाइंड किया, मुझे तो डायरेक्ट भी आ सकता था, तो कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान बिल्कुल डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलता जाए और उसको वो सही आए। एग्जाम में ऐसे ही होगा कि आप थोड़ा सा रैंडम इधर उधर हो गए, लेकिन जैसे ही आपको पता चले आपने वापस पॉइंट पे आ जाना। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट है ये साइड, इसको आप नाम दे दो हाइपोटेन्यूज का। तो आप यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप ये कहोगे कि 90 के ऑपोजिट है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है 6 के स्क्वायर के प्लस 8 के स्क्वायर के, तो 36 प्लस 64, ये 100 बन जाएगा। और जब आप अंडर रूट अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 10। तो ये साइड आपके पास आ गई जी 10, सही है, बस आ गया पैरामीटर आपके पास। अगर हाइट आपके पास आ गई 10, बाकी सारी साइड्स तो आपके पास थी, तो आपके लिखोगे 12 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 9, 12 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 10, ठीक है जी। इन सब को अब आप कैलकुलेट कर लो। अच्छा, 27 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 10, 50 आ गया जी पैरामीटर इसका 50, ठीक है। 50 सेंटीमीटर का पैरामीटर आ गया, चेक कर लें, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखें जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ये 50 आ गया है तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसका बी पार्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है जी आपके पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4.3 पाई आर क्यूब, राइट। अ स्फीयर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2572 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आपने इस स्फीयर का रेडियस फाइंड करना, स्फीयर हैज अ वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम आपके पास गिवन है, रेडियस आपने बताना है। तो सिंपल है क्वेश्चन, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला तो गिवन है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4.3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम की जगह आपने लगा दिया 2572 इज इक्वल टू 4.3 पाई आर क्यूब। अब आप रेडियस को इधर एक तरफ रहने दो, बाकी सब चीज़ उधर भेज दो। 2572 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अच्छा, पाई को भी इधर शिफ्ट कर दो, पाई भी नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि अभी न्यूमरेटर में ऊपर है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लें अब आप अपने पास, 2572 मल्टीप्लाई बाय 3, 2572 मल्टीप्लाई बाय 3, 7716 आएगा। अच्छा, 7716 को अब आप डिवाइड कर दें 4 और पाई से, तो ये बन जाता है बेटा आर क्यूब इज इक्वल टू 614.02 बनता है, ठीक है ना। क्यूब कैंसिल होगा क्यूब रूट से, आपको आर क्यूब नहीं चाहिए, आर चाहिए। तो आर क्यूब हो तो क्यूब रूट लगा दें, अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट लगा दें, अगर 4 हो तो फोर्थ रूट लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट हो गया आपस में कैंसिल। अगर दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास अब आंसर क्या आता है, आर इज इक्वल टू
क्यूब रूट 614, तो ये जरा चेक कर लो भाई, क्यूब रूट 614 कैसा होता है। तो ये अभी आ जाएगा हमारे पास, क्यूब रूट 614.02, तो ये आ रहा है 8.5 आ रहा है तकरीबन आंसर इसका। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो आर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर आ रहा है इसका रेडियस। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसका आंसर यही होगा। ठीक है, आंसर मैं इसका देख लेता हूँ, 8.5 है, सही है। ठीक है, देन आफ्टर इट नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका पार्ट सी है। सी में ये कह रहे हैं कि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड हैज डायमेंशंस 2 बाय 6 बाय 22.5। ठीक है जी, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व आप इस तरह से करेंगे, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो आपने क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पहले तो फाइंड करना है, सरफेस यानी कि जो भी इसकी सरफेस पे, बेस एरिया और सरफेस एरिया में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज ए नहीं होते। बेस एरिया वो है जो इसकी बेस के साथ लगा है, ये बेस है इसकी, ग्राउंड के साथ जो लगा। सरफेस एरिया सारी साइड्स होती हैं, ठीक है ना, जो जो भी इसकी ऊपर सरफेस है वो सब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इसके सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो आपने सारी सरफेसेस को देख लेना है। अच्छा जी, ये जो ग्राउंड के साथ लगी है सरफेस 22.5 एक साइड है इसकी, 6 दूसरी साइड है। ठीक है, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, प्लस साइन। अच्छा, ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे ग्राउंड पे भी लगी है और एक इसकी टॉप पे भी लगी है, राइट। अच्छा, इसी तरह 6/2 एक साइड है, ये वाला फेस, ये मैंने इसको शेड किया 6/2 ये वाला फेस। ठीक है, और इसी तरह इधर भी 6/2 होगा, तो ये 6/2 के दो फेसेस हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, प्लस साइन। अब एक फ्रंट पे फेस है, ठीक है ना, फ्रंट वाले फेस को मैं एक और कलर से मेंशन कर देता हूँ, ग्रीन से चले। ले जी, ये फ्रंट वाला फेस है, ये फ्रंट वाले फेस पे क्या है कलर, 22.5 और 2, 22.5 और हाइट है इसकी 2, और ऐसे दो फेसेस हैं, एक आगे और एक उसकी बैक साइड पे। इसको अब आप कैलकुलेट कर लो, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 135। 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज इक्वल टू 270, प्लस 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। अच्छा, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, 45 2 ज़ा 90। अब तीनों को आप ऐड कर लें, तो 270 प्लस 90 प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया आ गया। ठीक है जी, समझा गया आपको बात। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 384 ये इसका आंसर आ गया। कॉपी कर लें आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लें जो आपका जी चाहे। नेक्स्ट पे आ जाए। ओके, नेक्स्ट है, a cube of edge x has the same surface area as the cuboid। अच्छा, एज एक्स कहाँ पर है, एज एक्स तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, a cube of, अच्छा ये क्यूबॉइड है, अब सुन लें, ये क्यूब की बात कर रहा है, ये वर्डिंग पे गौर करें, ये क्यूबॉइड था ऊपर, क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड के अंदर जो डायमेंशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा था, ऊपर क्यूबाइड था, लेकिन अब ये बात कर रहा है क्यूब की। क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जो एक साइड की लेंथ है वही दूसरी साइड की लेंथ होगी, वही तीसरी साइड की लेंथ होगी। लेकिन क्यूबॉइड में डायमेंशंस अलग अलग होती हैं, जिस तरह ऊपर ये जो मेंशन था 22.5, ये 6 और 2, ये सारी साइडें अलग अलग थी, तो ये आपके पास क्यूबॉइड था। लेकिन अब वो क्यूब की बात कर रहा है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एज एक्स हैज द सेम सरफेस एरिया एज द क्यूबॉइड। अब जो भी अभी आपने सरफेस एरिया निकाला है 384, यही एक क्यूब का भी है। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, शो योर वर्किंग। चलेंगे, अब ये कैसे होगा, क्यूब है, क्यूब मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग तो नहीं है। ये देखो, ये क्यूब होता है, सारी डायमेंशन इसकी सेम होती है, ये क्यूब है। अब इसकी डायमेंशन तो हमें नहीं पता, लेकिन जितनी भी हैं वो सारी सेम है, जितनी लेंथ है उतनी वेड्थ है उतनी सारी हाइट भी है। ठीक है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसकी एक साइड एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा,
इसका सरफेस और एरिया होगा x इंटू एक्स, एक। फिर ऊपर वाली देखें तो वो भी x इंटू एक्स। अब ये मैं करके बता रहा हूँ, हालांकि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको 6, लेकिन फिर भी चलो समझने के लिए आप देख लो। ये सारी सरफेसेस क्या हो जाएंगी, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x² प्लस 2x² प्लस 2x² बिकम्स 6x²। तो इसकी सारी सरफेसेस का एरिया आ जाता है 6x²। ठीक है। फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, शो योर वर्किंग। अब ये जो सरफेस एरिया आ रहा है इसका 6x², ये क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की इक्वल है, विच इज इक्वल टू 384। ये आपने लिख दिया। अब वो कह रहा है फॉर्म एन इक्वेशन इन x, तो ये बन गई जी फॉर्म एन इक्वेशन इन x, 6x² माइनस 384 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप पहले तो यहाँ से मुझे नजर आ रहा है 6 कॉमन है, तो आप पहले तो 6 को कॉमन लें आप, x² माइनस 6 36, 2 आ जाए, 6 4 24। ठीक है, 6 उधर चला जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा, पीछे रह जाएगा x² माइनस 64 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 64। अब आप इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर दोगे, सो x का आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ऑब्वियसली क्यूब की लेंथ -6 तो नहीं होगी ना, तो आंसर 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ लिख देने इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो आई थिंक यहीं पे एंड करते हैं इसको। आप वर्किंग इसकी नोट डाउन कर लो यहाँ पर, सही है। जितनी भी इसकी वर्किंग है इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, ठीक है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। आंसर भी इसका देख लेता हूँ मैं। इसका आंसर ठीक है, अच्छा इसका आंसर 8 आ रहा है, 4C1 384। एक मिनट एक मिनट, 8 क्यों आ रहा है, 6x² इज इक्वल टू 384 था। सॉरी, 64 का अंडर रूट क्या होता है भाई, 8 ही तो होता है, 6 थोड़ी होता है। 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। ये हो गया, तो ये आ गया आपके पास, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। चलें देन, ओके, अल्लाह हाफिज।